वेबिनार का भी आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश के 800 ब्लॉक और 50 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को क्लब करके माध्यम से लगभग 1.6 लाख लोगों के बीच जागरूकता फैलाई है। एनसीबी सभी को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और स्वास्थ्य और जीवन पर इसके हानिकारक प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अभियान में शामिल होने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता है। उक्त उद्देश्य के लिए एनसीबी लखनऊ ने प्रोफेसर आदर्श त्रिपाठी, जो कि केजीएमयू में प्रोफेसर हैं, उनको आमंत्रित किया है। और आपको जो है मैं थोड़ा सा प्रोफेसर आदर्श त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा सा विवरण दे दूं। प्रोफेसर आदर्श त्रिपाठी जी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के साइकेट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। इन्होंने अभी तक लगभग 140 पब्लिकेशंस किए हैं। उन्होंने 20 बुक्स में चैप्टर उनके पब्लिश हुए हैं और इन्होंने अभी तक 3 बुक्स को एडिट भी किया है। इन्होंने जो है रिसर्च प्रोजेक्ट फंड बाय, जो कि NIMH USA का फंडेड प्रोजेक्ट है, उसमें भी इन्होंने रिसर्च में अपना योगदान दिया है। इन्होंने एडिट इंडियन जर्नल्स ऑन बिहेवियरल साइंस एंड IJBS IPS सेंट्रल जोन को भी एडिट किया है। ये डिप्टी एडिटर IJP के भी रहे हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जो है, इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस, CBT, ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी भी है। और इसी के साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी को जो है बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मैं आपको जो है टीवी स्क्रीन पे, जो कि एक आपको साइड में QR कोड भी दिख रहा होगा और हमने जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया है, एक हम सब लोग साथ साथ में एक E-प्लेज का भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने इसको लिंक को अपने कैमरे के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से स्कैन करके हमारे इस मुहिम में E-प्लेज लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और अब अगले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी को, जो कि यहां आए और आपको जो है साइको ड्रग्स और नार्को ड्रग्स के बारे में, उसके होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आपको अवेयरनेस करें, आपको जागरूक करें। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो, क्या मुझे ये कंफर्म कर सकता है कोई कि मेरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है और मेरी स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है? कोई दर्शकों में से ये कोई वो लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? कोई ये कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है और मेरी स्लाइड दिखाई पड़ रही है? सभी दर्शकों को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी कुलप्रकाश जी कह रहे थे कि हम लोग मादक पदार्थों से होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो नशीले, जो भी मादक या नशीले पदार्थ हैं, उनसे बहुत सारी तरह की समस्याएं और मुश्किलें इंसान के जीवन में पैदा होती हैं। मैं अगले 35-40 मिनटों में आपको इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि एक औसत व्यक्ति को पता होनी चाहिए और वो अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों में उस जानकारी के माध्यम से लोगों को नशे से होने वाले मुश्किलों में फंसने से रोक सकता है और मदद पहुंचा सकता है कि किस तरीके से हमारे आसपास के लोगों को मदद करी जाए ताकि वो इस मुश्किल में ना पड़े। एडिक्शन, देखिए जो है, एडिक्शन एक ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जब इंसान किसी चीज़ पर वो उसका शिकार हो जाता है और उसकी लत उसको गंभीर तरीके से लग जाती है और वो अपनी उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। लगभग सारी नशे की चीज़ें इंसान में एक एडिक्शन पैदा करती हैं
जिससे कि वो एक तरीके से मजबूर हो जाता है उसी चक्र में फंसे रहने के लिए। तो हम चर्चा करेंगे कि पहले तो कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ पैदा करी जाए कि लोग इस चक्र में फंसे ना, कि वो इस लत का, इस आदत का शिकार ही ना हो, ताकि ऐसी नौबत आए कि वो किसी मादक पदार्थ के लती हो गए। और एक दूसरा मसला है लेकिन समाज में कि बहुत बार हम लोगों का सामना ऐसे लोगों से होता है या ऐसी परिस्थितियों से होता है जब एक व्यक्ति ऑलरेडी किसी नशे का शिकार हो चुका है और उससे होने वाली मुश्किलों से जूझ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, और वो क्या जानकारियां हैं जो हमको सक्षम बनाती हैं ताकि हम ऐसे व्यक्ति को सही दिशा दिखा सकें बाहर निकलने के लिए, उसके बारे में भी हम इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं संक्षेप में बात करने वाला हूं कि हम लोग लत वैज्ञानिक तौर पर कहते किसको हैं, कि कब हम कहते हैं कि कोई इंसान डिपेंडेंस हो गया है नशे की परिस्थिति में, कि वो उसको इसकी लत लग गई है और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो स्लाइड है इसमें देखिए जो मुख्य चीज़ है, जो सबसे प्रमुख जो तत्व होता है डिपेंडेंस का, उसको क्रेविंग कहा जाता है। क्रेविंग का मतलब है कि जो भी व्यक्ति नशे का शिकार हो गया है उसके मन में नशा करने की एक तीव्र इच्छा बनी रहती है, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में क्रेविंग कहा जाता है। और इस तीव्र इच्छा के कारण ही वो बार बार अपनी मर्जी के बावजूद भी नशे के चक्कर में फंसता रहता है और कोशिश करके भी नशे की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। फिर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति लगातार किसी नशे की चीज़ का सेवन कर रहा है, जब भी उसको नशा नहीं मिलता किसी भी कारण से, कि वो खुद से कोशिश कर रहा है छोड़ने की, या कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उसके परिवार वाले उसको दबाव बना रहे हैं, या फिर किसी और परिस्थिति की वजह से उसे नशा नहीं मिल पा रहा, तो उसके शरीर में और मन में तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। ये जो लक्षण होते हैं इनको हम लोग विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। अलग अलग नशे की चीज़ों में अलग तरह के विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसके बारे में संक्षेप में हम लोग आगे प्रेजेंटेशन में जानेंगे। फिर एक तीसरी बात ये होती है कि जो कोई भी नशा सेवन करता है तो एक समय के साथ में उसमें टॉलरेंस पैदा होती चली जाती है। टॉलरेंस का साधारण शब्दों में मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जब नशा शुरू करता है तो वो नशा थोड़ी मात्रा में शुरू करता है, लेकिन एक समय के बाद वो थोड़ी मात्रा का नशा उसके लिए मददगार साबित नहीं होता और नशा के असर को लाने के लिए उसे अपनी मात्रा को बढ़ाना पड़ जाता है, और समय के साथ ये मात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ी तंबाकू शुरू करता है लेकिन समय के साथ उस तंबाकू की मात्रा बढ़ती चली जाती है, या कोई थोड़ा शराब पीना शुरू करता है और हम लोग देखते हैं कि समय के साथ उसकी शराब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उतना ही नशे का असर लाने के लिए या फिर अपने विथड्रॉल सिम्टम्स को कम रखने के लिए। फिर एक चौथी बात ये होती है कि कोई भी नशे का व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपनी आदत पर नियंत्रण खो देता है। आप सब लोग ऐसे लोगों से मिलते होंगे, जानते होंगे, या अगर आप भी किसी तरह के नशीली चीज़ का सेवन करते हैं तो आप ये जानते हैं कि हर व्यक्ति सोचता ज़रूर है ऐसा कि मुझे नशे की चीज़ से बाहर निकलना है, लेकिन वो नशा उसके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से नियंत्रण खो देता है और चाहने के बावजूद भी अपनी आदत से बाहर निकलने में मुश्किलें उसको हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को लॉस ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। फिर जो है नशे के जो भी जिस व्यक्ति को नशा की आदत बन गई है वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब कि लगातार उसे उसके दिल में, दिमाग में नशे से संबंधित बातें चलती रहती है कि कैसे मुझे नशा मिले, नशा नहीं मिलेगा तो क्या मुश्किलें आएंगी, नशा करने के लिए मुझे किन किन क्या क्या करना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये सोच है जो नशे से संबंधित उसके दिमाग में चलती रहती है, उसको प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं, सब्सटेंस से रिलेटेड। और देखिए लगभग सारे लोग जो नशे का सेवन कर रहे हैं वो नशे से होने वाले जो अब उनके शरीर पर, मन पर और सामाजिक दुष्प्रभाव है उससे परिचित होते हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है वो जो नहीं जानता कि उसके शरीर में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो पूरी स्थिति की गंभीरता को न समझ रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि थोड़ा थोड़ा ये जो नशे की चीज़ है उसके शरीर को, मन को या उसके जीवन में नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि ये चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, लोग नशे वाली चीज़ का सेवन जारी रखते हैं। इनमें कई सारे कारण जो हैं उनकी वजहों से।
तो जब ये सारी चीज़ें किसी इंसान में मिल जाती हैं कि उसको क्रेविंग हो रही है, विड्रॉल हो रहा है, टाइम के साथ टॉलरेंस डेवलप हो रही है, व्यक्ति ने कंट्रोल खो दिया है, उसका माइंड प्रीऑक्यूपाइड रहता है नशे के लिए, और ये जानने के बावजूद कि वो व्यक्ति ये नशे की लत उसको नुकसान पहुंचा रही है, वो नशे का सेवन करता चला जा रहा है, इस परिस्थिति को डिपेंडेंस सिंड्रोम कहा जाता है। और ये जो है एक परिस्थिति है जिससे इंसान को निकलने के लिए अक्सर मदद की ज़रूरत होती है। अब एक दूसरी शुरुआती बात समझने की है ज़रूरत है कि मादक पदार्थ आखिर कहते किसको हैं। तो मादक पदार्थ देखिए कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे जिसको साधारण लोग सामान्य तौर पर मादक पदार्थों के तरीके से नहीं जानते, लेकिन उनका असर कुल मिला के वैसा ही होता है जैसे अन्य एडिक्टिव सब्सटेंसेस का होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि व्यक्ति की कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, परसेप्शन मतलब वो चीज़ें अपने आसपास किस नज़रिए से देख रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी सोच क्या है और व्यवहार क्या है, इन चीज़ों पर फ़र्क डाल रहा है। तो कोई भी मादक पदार्थ जो इन चीज़ों पर फ़र्क डाल रहा है उस चीज़ को एडिक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप आगे होने वाले प्रेजेंटेशन में जानेंगे। अब देखिए, डॉक्टर होने के नाते जो भी लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं, खासकर पेरेंट्स, टीचर्स या परिवार के सदस्य, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब वो लक्षण क्या है जिससे कि हम पहचानें कि हमारे आसपास का कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो गया है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति में कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं कि वो अलग थलग रहने लगे अपने मित्रों से, परिवार से, उसके साथ परिवार के लोगों के साथ तरह तरह की मुश्किलें या समस्याएं आने लगी हैं व्यवहार की वजह से। कोई अच्छा जो बच्चा पढ़ने में चल रहा था, ठीक चल रहा था, अचानक उसकी पढ़ाई गड़बड़ होने लग गई, उसकी नंबर जो है कम आने लगे, या वो स्कूल नियमित रूप से नहीं जा रहा है। किसी व्यक्ति में अगर उदासी, उत्तेजना या फिर वो झगड़ा लड़ाई ज़्यादा करने लगा है, बहुत जल्दी जल्दी वो पैसा मांग रहा है और ये आपको बता नहीं रहा कि वो पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है। किसी और व्यक्ति को मान लो परिवार में नींद की या घबराहट उलझन की दवाई चल रही है, वो दवाइयाँ गायब हो जा रही हैं और पता नहीं चल रहा वो दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं। जो व्यक्ति जिस पर नशा करने की संभावना है, अगर उसकी पुतलियाँ आँखों की थोड़ी डायलेटेड लगती हैं, बड़ी लगती हैं, या आँखें लाल दिखती हैं, अचानक उसके व्यवहार में ऐसा लगता है कि कभी कभी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ गया है, फिर ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदलाव आ गया है, वो अपने आसपास के लोगों से ठीक से मिलजुल के नहीं रह पा रहा, झगड़ा कर रहा है, कभी अचानक उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, या वो एक जगह बैठ नहीं पाता, हिलने डुलने लग जाता है, अत्यधिक शक शंका की बात करने लग जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जैसे कि वो कहेगा कि कोई यहाँ पे खड़ा था, कोई भूत था, कोई प्रेत था, कोई जो है जानवर था, जो कि वास्तव में वहाँ मौजूद नहीं है। इस चीज़ को मति भ्रम कहा जाता है। अकारण उल्टी हो, पेट में दर्द हो, दिखने में समस्या हो, सर दर्द हो, थकावट लगे, नींद में मुश्किलें आए, चिड़चिड़ापन बना रहे, खान पान का पैटर्न जो है बदल जाए कि इंसान या तो अचानक बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाए या कभी कभी खाना ना खाए, और बेवजह चिंता चल रही हो जिसका कि कोई और कारण नज़र आ रहा हो। तो इनमें से ये जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कुछ लक्षण ऐसे व्यक्ति में जाहिर हो सकते हैं जो कि किसी नशे का शिकार हो गया है और नशे का सेवन करने लग गया है। अब देखिए, मुझे बताया गया है कि आज के प्रेजेंटेशन को बहुत सारे नवयुवक सुन रहे हैं, तो मैं नवयुवकों के लिए जो आगे की 2-3 स्लाइड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर देखिए क्या होता है कि लोग लत को कैसे समझते हैं कि जब नशे की शुरुआत होती है, देखिए तो नशे को लोग अक्सर जो है नवयुवक ये सोचते हैं कि चलो हम दोस्तों के साथ हैं, पार्टी में हैं, घूमने गए हैं, चलो मज़े के लिए नशे का सेवन करते हैं। तो ये अक्सर जो है नशे की शुरुआत इसी तरह की परिस्थितियों में होती है, जिसको कि कहते हैं हम लोग कि इम्पल्स में नशा ले लिया, कि दोस्त के दबाव में, पार्टी में मज़ा करने के लिए या किसी और परिस्थिति में। लेकिन होता ये है देखिए असलियत में कि जो ये शुरुआत
फिर से ये बात समझने की है कि जो शुरुआत हुई थी केवल मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन धीरे धीरे वो परिस्थिति इंसान की मजबूरी में बदल जाती है कि अब वो उसको 2 सिगरेट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसका काम नहीं चल सकता। वो उसको शराब शाम को चाहिए या उसको भांग की गोली चाहिए, अदरवाइज़ वो एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो जो चीज़ मज़े से शुरू हुई थी वो इंसान की मजबूरी में बदल जाती है, तो एक इम्पल्स जो है कंपल्सन में बदल जाती है, और ये जो है किसी भी इंसान के लिए एक बुरी परिस्थिति है। और एक तरीके से हम लोग ये बोलते हैं कि उस नशे ने इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि अब इंसान खुद से निर्णय अपने जीवन के नहीं ले रहा, वो नशा इंसान के जीवन के निर्णय ले रहा है कि उसको कहाँ जाना है, कब सोना है, किससे मिलना है, क्या काम करना है, कितनी पढ़ाई कर पाएगा, क्या काम। ये सारी परिस्थितियाँ जो है धीरे धीरे नशे की वजह से निर्धारित होने लगती है, ना कि इंसान की खुद की मर्जी से। इसलिए नवयुवकों को ये जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि इस परिस्थिति में फंसने से रुकना ही सबसे हेल्पफुल तरीका हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की रोकथाम इलाज से बहुत बेहतर है। इलाज की जब तक नौबत आती है तब तक इंसान के जीवन में बहुत सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो जहाँ तक संभव हो इसकी रोकथाम करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि वो नशे से बचने की कोशिश करें और इस तरफ अपना पहला कदम ना बढ़ाएं, नहीं तो कब ये आपका जो मज़ा है आपकी मजबूरी में बदल जाएगा, इसका अंदाज़ा आपको खुद भी नहीं लग पाएगा। और पहली बार जो भी लोग नशे का सेवन करते हैं वो आमतौर पर युवा व्यक्ति होते हैं। वो या तो खुद को साबित करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बड़ा मॉडर्न हूँ, बाकी लोगों की तरह नशा करता हूँ, या फिर उनके दोस्त मित्र उनको कहते हैं कि भाई ले मज़ा आएगा, पार्टी में ऐसा करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं कि जो इस तरह की शुरुआत है वो आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। तो इसलिए शुरुआत में सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इस मुश्किल में ना फंसें। और जब एक बार इंसान इस मुश्किल में फंस जाता है तो फिर ये एक एडिक्शन चक्र, जो कि हम लोग पहले भी कुछ बातें इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो एक एडिक्शन चक्र में फंस जाता है कि उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती है, अपनी तीव्र इच्छा को शांत करने के लिए वो नशे का सेवन करता है, फिर उसको नशा न मिलने पर दिक्कतें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से फिर उसकी तीव्र इच्छा जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एक चक्र है जिसको कि दुष्चक्र भी कह सकते हैं। इस दुष्चक्र में इंसान ऐसा फंसता है कि उसका बाहर निकलना काफ़ी हद तक मुश्किल होता चला जाता है। एक और लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में लोगों के बीच में काफ़ी हद तक इस बात की धारणा है कि कोई भी इंसान जो नशे की लत का शिकार हो गया है वो भी अगर अपनी विल पावर और इच्छा दिखाए तो वो नशे की लत से बाहर निकल सकता है। लेकिन देखिए, जो वैज्ञानिक रिसर्च है वो ये प्रमाणित करती है कि जब इंसान किसी नशे की आदत में डूब गया है, अंदर तक डिपेंडेंस हो गया, उसको लत लग गई है गहरी, तब उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग निष्क्रिय और बीमार हो चुका है। मतलब कि अब उसके दिमाग पर नशे का साया इतना ज़्यादा गहरा हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों में वो इंसान अपनी केवल इच्छा शक्ति से उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए ऐसे लोगों को कुछ न कुछ इलाज की, मदद की, सहयोग की, सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि ये नशे की शुरुआत हालांकि एक आदत की तरह से हो सकती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक किसी व्यक्ति में चलता रहे तो फिर ये एक बीमारी में बदल जाता है, और ये बीमारी केवल कई बार इच्छा शक्ति से ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम देखिए, हम में से सभी, अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछे शायद, तो वो ये बताएगा आपको कि नशा जो है हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। तो ये हम सब जानते हैं, और जो दुष्प्रभाव है वो बहुत गहरे दुष्प्रभाव है, ये साधारण दुष्प्रभाव नहीं है। केवल इस तरह के दुष्प्रभाव, देखिए शुरुआत तो केवल छोटे दुष्प्रभाव से होती है कि जब नशा कर रहा है इंसान तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं और शरीर को अंदर तक गहराई से प्रभावित करती हैं। जैसे कि इंसान का दिमाग में गड़बड़ियाँ पैदा होने लग जाती हैं, पेट में बीमारियाँ पैदा होने लग जाती हैं। कई तरह के नशे, खासकर अल्कोहल जो है
लीवर को बहुत ख़राब तरीके से डैमेज करती है, सिरोसिस पैदा कर सकती है जो कि इंसान की मृत्यु का कारण बन सकती है। पैंक्रियाज में गड़बड़ी हो सकती है जो कि एक बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही कष्टप्रद बीमारी है इंसान के लिए। व्यक्ति की आंतें खराब हो सकती हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और इम्यूनिटी अगर किसी व्यक्ति की वीक हो जाएगी तो हम सब समझते हैं कि उसको बार बार और छोटे रोग की जुकाम हो जा रहा है, टीबी हो जा रही है, तरह तरह की और ऐसी बीमारियां जो सामान्य व्यक्ति को नहीं पकड़ती हैं, वो बीमारियां आसानी से पकड़ने लग जाती हैं। नवयुवकों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि जो लोग भी नशे का सेवन करते हैं उनके सेक्सुअल पोटेंसी और फर्टिलिटी की एबिलिटी में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आती है कि वो सेक्सुअलिटी में इंगेज होने में या फिर बच्चा पैदा करने की क्षमता, इन दोनों चीज़ों में सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं। और ये असर लगभग सारे नशीली चीज़ों के साथ होता है, तंबाकू के साथ, शराब के साथ, अफीम के साथ इस असर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और कैफीन, कैनबिस, इन सब चीज़ों के साथ इस तरह के असर देखे जाते हैं। लंग में बीमारियां हो जाती हैं, सांस की बीमारियां आप सब जानते होंगे, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, और जो नशे की चीज़ें हैं लगभग 30 तरह के कैंसर का खतरा हमारे शरीर में बढ़ाती हैं। तो ये कैंसर हमारे मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, पेट का, आंत का, लीवर का, किडनी का, तो तरह तरह के कैंसर के खतरों को ये जो नशे की चीज़ें हैं बढ़ाती हैं। तो इसलिए शरीर पर बहुत ही गंभीर दुष्प्रभाव करती है नशे की चीज़ें। हालांकि ये असर शुरुआत में जाहिर नहीं हो सकते और समय के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग डॉक्टर हैं और हम लोग अक्सर इस परिस्थिति से दो चार होते हैं कि लोग नशे की वजह से बहुत गंभीर तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों को लेकर हमारे पास आते हैं। और शरीर के साथ में, जैसे हम दिमाग के बारे में बात कर रहे थे, तो देखते हैं हम लोग कि जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे तरह के असर पड़ते हैं। जैसे व्यक्ति को जब नशा नहीं मिलता तो दुखी महसूस करता है, उसको ध्यान नहीं लगा पाता किसी चीज़ में, जल्दी गुस्सा होने लग जाता है, उसको शक होने लग जाता है, नींद में गड़बड़ी पैदा होने लग जाती है, उसके मनोदशा में, मूड में बदलाव होने लग जाता है। ऐसे लोगों में आत्महत्या के विचार आना और आत्महत्या का खतरा सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। उनको बिना वजह कई तरह के डर लग जाते हैं और तनाव सहन करने की क्षमता में बहुत कमी हो जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग नशे का सेवन करने लग जाते हैं उनको जब भी जीवन में कोई तनाव आता है तो कोई और हेल्दी रास्ता नहीं सूझता, उनको बस ये सूझता है कि वो नशे में डूब जाएं पूरी तरीके से, वही तनाव से मुक्ति का एक साधन है, जो कि इस पूरी समस्या को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान देता है और इंसान के लिए तरह तरह की नई मुश्किलें पैदा करता है। एक और बात यह है कि जैसे डॉक्टर होने के नाते हम जब लोगों से मिलते हैं तो कई लोग हमसे ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो बहुत थोड़ी सी लेते हैं, ये सुरक्षित मात्रा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो केवल 2 सिगरेट पीते हैं दिन भर में, हम तो एक छोटी सी भांग की गोली खाते हैं रात में, इससे कोई हम पे दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल भाषा में रिसर्च ये प्रमाणित करती है कि किसी भी नशे की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही रहा है। तो अगर आप थोड़ा नशा करेंगे तो थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा नशा करेंगे तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए किसी भी नशे की कोई पूरी तरीके से सुरक्षित मात्रा नहीं है, और किसी भी मात्रा में लिया गया नशा इंसान को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। और ये जो सामाजिक शुरुआत होती है कि समाज में हमने लेना शुरू किया, अक्सर वो कुछ लोगों में अनकंट्रोल यूज़ में बदल जाती है। फिर देखिए, मैं आपको एक संक्षेप में देखिए कॉमन पर्सन के नज़रिए से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाए तो कई बार उसको इलाज की भी ज़रूरत होती है। लोगों के मन में बहुत बार इस बात में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि उपचार में किया क्या जाता है। कई बार ये लोग सोचते हैं कि नशे के व्यक्ति को बस केवल बांध दो, कमरे में बंद कर दो, उसको नशा ना दो, यही उसका उपचार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपचार ऐसा नहीं होता। जो वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाता है उसमें देखिए मुख्यतः उसके जो उद्देश्य होते हैं कि इलाज को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो इलाज के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, साथ में व्यक्ति की काउंसलिंग, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, उसको सहयोग देना, उसमें ऐसी आदतों का संचार करना ताकि वो नशे के अलावा दूसरी चीज़ों में फिर से खुशी खोजना शुरू कर पाए। इस तरीके के बदलाव करने की कोशिश करते हैं।
तो जो दवाइयाँ होती हैं वो मुख्यतः 3 चीज़ों पर काम करती हैं। एक तो तलब, जो क्रेविंग जैसे हम लोग जिसको कह रहे थे, जो तीव्र इच्छा नशा करने की होती है उस चीज़ को कम करती है, तलब को। फिर दूसरी बात है कि नशा छोड़ने में एक बड़ी मुश्किल आती है कि नशा ना मिलने में जो परेशानियाँ होती हैं, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, तो उन विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि तलब तो देखिए एक छोटे समय के लिए तीव्र इच्छा होना है, लेकिन नशा करने वाले व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी लगातार भी नशा करने की इच्छा बनी रहती है। तो इस तरह की इच्छा को कम करने के लिए भी कुछ इलाज के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ में काउंसलिंग करके व्यक्ति को इन सब चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है कि उसे नशे से दूर कैसे रखें, इंसान खुद को कैसे मजबूत बनाए, अपने आत्मविश्वास को दोबारा कैसे स्ट्रॉन्ग करे, अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कैसे फिर से सामंजस्य बेहतर करें और दोबारा कैसे नशे की तरफ वापस ना जाए, इसको प्रिवेंट करें। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल होती है कि ना कहना सीखना, कि वो अगर फिर से उन दोस्तों से मिले, ऐसी पार्टीज़ में उसका जाना हो, अगर उसके ऑफिस में और ऐसे लोग हैं जहाँ पर वो उन लोगों के साथ नशे का सेवन करता है, तो कैसे वो उन लोगों से ना कहना सीखे, ठीक है, किस तरीके से, क्या तरीक़ों का सहारा ले ताकि वो ऐसे लोगों को बिना उनको नाराज़ किए और बिना अपने समाज में कोई मुश्किल पैदा किए ना कहना सीख पाए। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इस चीज़ को किया जा सकता है। एक और मतलब मुश्किल जो अक्सर हम लोग भी देखते हैं और परिवार वाले भी जिससे परेशान होते हैं, कई बार सफल इलाज के बावजूद भी नशा करने वाला व्यक्ति बीच बीच में फिर से उस चक्कर में, नशे के चक्कर में पड़ जाता है, रिलैप्स जिसको कि कहा जाता है। तो रिलैप्स जो है नशे के इलाज के दौरान या जब भी उसकी व्यक्ति की मदद करी जा रही है, तो एक कॉमन समस्या है, लेकिन रिलैप्स को पूरी तरीके से फेलियर नहीं मान लेना चाहिए इलाज का, या हम मदद करने की जिसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति 1-2 बार रिलैप्स करे, फिर उसके बावजूद भी व्यक्ति नशे से बाहर निकल जाता है। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं कि अगर आप केवल 1-2 बार 3 बार के रिलैप्स से उसके होपलेस नहीं हो जाते और उम्मीद छोड़ नहीं देते और कोशिश करते रहते हैं, तो व्यक्ति को नशे से बाहर निकालना संभव होता है। क्या ये मेरा पानी? हाँ जी। अब देखिए, हम संक्षेप में बात करेंगे बस आपकी जानकारी के लिए, ताकि अपने आसपास आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो आप समझ पाएँ कि वो किस तरह के नशे की चीज़ प्रॉब्लम में है और उसको किस तरीके से मदद के लिए डायरेक्ट किया जाता है। तो जो मुख्य तरह की नशीली चीज़ों का सेवन इस समय हमारे समाज में व्याप्त है, उसमें हम देखते हैं कि एक तो शराब या उससे संबंधित चीज़ें हैं, दूसरा अफीम या उससे संबंधित चीज़ें, तीसरा जो है कैनबिस जिससे कि भांग, गांजा, चरस ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर कुछ स्टिमुलेंट होते हैं जिनको कि कोकेन, एम्फेटामिन इस तरह वाली नशे वाली चीज़ें बोलते हैं। फिर कुछ लोग नशे की गोलियों का सेवन करते हैं, नींद की दवाइयाँ जिनको बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हैलुसिनोजन कहे जाते हैं, जैसे कि मशरूम, मैजिक मशरूम जिनको कि सामान्य भाषा में बोलते हैं, या कुछ और दवाइयाँ हैं जो हैलुसिनोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग, और तंबाकू या उससे जुड़े हुए पदार्थ। तो मूलतः हमारे आसपास समाज में हम लोग इस तरह के लोगों को देखते हैं जो इस तरह की नशे की आदतों में फंसे हो सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको इनके बारे में बताऊंगा ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारी चीज़ें नशे की चीज़ें हैं और इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। अब एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है, देखिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई कैनबिस या हेरोइन ये बहुत सारे ख़तरनाक नशे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे कॉमन नशा है तंबाकू, अगर हम एडिक्शन पोटेंशियल के नज़रिए से देखें और शरीर पर होने वाले नुकसान के नज़रिए से देखें, तो हम लोग सब्सटेंसेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो टोबैको जो है वो उसकी आदत पड़ने की क्षमता अन्य नशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग अपने जीवन में तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 32% लोग ऐसे होंगे जो कि उसके एडिक्ट हो जाएंगे, जिसको उनको आदत पड़ जाएगी और फिर वो तंबाकू को नहीं छोड़ पाएंगे।
और ये परसेंटेज अगर बाकी सब्सटेंसेस में देखें तो हेरोइन के लिए लगभग 23%, कोकेन के लिए 17%, अल्कोहल के लिए 15% और कैनबिस के लिए लगभग 9% होता है। तो ये एक हालांकि साइंटिफिक कंसेप्ट है, लेकिन ये चीज़ दर्शाता है कि जो बहुत कॉमन सब्सटेंस जिसको कि काफ़ी हद तक सामाजिक स्वीकार्यता मिली हुई है हमारे समाज में कि अरे तंबाकू तो बड़ी कॉमन बात है, इसको तो सभी खाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही एडिक्टिंग सब्सटेंस है और काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है सेहत के लिए। और दूसरा, डॉक्टर्स इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटेंसेस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो नशा है वो इसमें नुकसान करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो इस दृष्टिकोण से हेरोइन, कोकेन, बार्बिटूरेट और कई तरह के जो इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स होते हैं वो शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन तरीक़ों से भी डॉक्टर्स डिवाइड करके सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो लखनऊ या उसके आसपास की बेल्ट या कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ओपियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसलिए जो है कुछ उनसे रिलेटेड समस्याएं अक्सर हम लोग को देखने में मिल जाती हैं इलाज के दौरान। तो ओपियम एक मतलब अफ़ीम से जुड़े जो नशीली चीज़ें, ये जो चित्र आप देख रहे हैं अफ़ीम के पेड़ का है और उससे तरह तरह की नशीली चीज़ें बनाई जाती हैं। ये उसके सीड्स को भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो ओपियम को हम लोग मेनली 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो पूरी तरीके से जो नेचुरल जो चीज़ें निकाली जाती है ओपियम से, वो अफ़ीम, मार्फिन या कोडीन है। कुछ सेमी सिंथेटिक ओपियाइड होते हैं, मतलब ओपियाइड जो कि आधे नेचुरल हैं और आधे केमिकल तरीके से बनाए गए हैं। उसमें हेरोइन, ऑक्सीकोडोन, बुप्रेनॉर्फिन है। और कुछ आजकल पूरी तरीके से सिंथेटिक ओपियाइड है, मतलब वो शरीर के अंदर ओपियाइड के रिसेप्टर पर ही काम करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से लेबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं, ये पेड़ से नहीं निकाले जा रहे हैं। इसमें डेक्सट्रोप्रोपोक्सिफेन, मेथाडोन, लैम और पेंटाजोसिन जैसी दवाइयाँ आती हैं। अफ़ीम को लोग ओरल इस्तेमाल करते हैं कि खाते हैं या उसको पीते हैं या गोलियां उसकी खाते हैं। कुछ अफ़ीम की चीज़ें जैसे हेरोइन है उसको सूंघा जाता है, जैसे सिगरेट की पन्नी पर रख के या फिर और तरीक़ों से। और कुछ इंजेक्टेबल इनके तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, बुप्रेनॉर्फिन, पेंटाजोसिन और मॉर्फिन खासकर। तो इन तरीक़ों से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अफ़ीम और डोडा, ये लखनऊ और बाराबंकी इसके आसपास कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट की परमिशन से ग्रो किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ लोग उसको किसी तरीके से लीगली डाइवर्ट कभी कभी कर लेते हैं और उसको अब्यूज़ करते हैं। हेरोइन उससे बनाते हैं। और अगर हेरोइन को और कुछ ओपियम की कुछ और चीज़ें मिला के, उसमें कुछ केमिकल तत्व मिला के उससे ब्राउन शुगर भी बनाई जाती है। जो इंजेक्शन जो कि इलाज में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका दुष्प्रयोग करते हैं, जैसे बुप्रेनॉर्फिन और पेंटाजोसिन जैसे इंजेक्शन। और कुछ दवाइयाँ जैसे खांसी की दवाइयाँ या दर्द की दवाइयाँ, उसको भी लोग दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो ये ओपियम से रिलेटेड जो नशीली चीज़ें हैं। ओपियम एक ऐसी चीज़ है जिसका विड्रॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि जब ये नशा अगर कोई इंसान कर रहा है और उस इंसान को ये नशा नहीं मिलता, तो काफ़ी तरह के गंभीर दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को देखने में आते हैं, जैसे कि शरीर में कंपन होना, बुखार लगना, उल्टी होना, प्यूपिल डायलेट हो जाना, नाक बहने लग जाना, दस्त होने लग जाना, इस तरह के गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये लक्षण लंबे समय तक परसिस्ट कर सकते हैं, कुछ लक्षण कई महीनों तक परसिस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी कॉमन और ख़तरनाक चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करी जा रही है वो है कैनबिस। कैनबिस में भांग, गांजा, चरस, ये 3 तरह की चीज़ें कॉमनली यूज़ करी जाती हैं। और उससे जो ऑयल निकाला जाता है उसको हैश ऑयल बोलते हैं। कई बार वो भी कुछ चीज़ों में, जैसे मिठाई में मिला के या कुछ और खाने की चीज़ों में मिला के उसका दुष्प्रयोग किया जाता है। अगर आप खतरे के लिहाज से देखेंगे तो भांग में थोड़ा THC होता है जो उसका मेन कंपोनेंट है, गांजा में उसकी मात्रा और ज़्यादा होती है, चरस में उसकी मात्रा और ज़्यादा होती है। और जो हैश ऑयल है वो सबसे ज़्यादा खतरे के दृष्टिकोण से नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें THC का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है इन सभी चीज़ों में।
भांग जब ये वाली चीज़ें अगर कोई लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है और उसको नहीं मिलती, तो उसके भी कई तरीके के विथड्रॉल सिम्टम उस व्यक्ति को हो सकते हैं जो कि लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। कोकेन भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक प्लांट से निकाला जाता है, कोका लीफ से, और इसका पाउडर बना के इसको लोग इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के तौर पर, या स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग। एम्फेटामिन या मेथाम्फेटामिन ये स्टिमुलेंट दवाइयाँ हैं जिनको कि बनाया गया था दवाइयों की तरह प्रयोग करने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसको नशे के तौर पर उसका दुष्प्रयोग करते हैं, और ये भी काफ़ी गंभीर तरह के विथड्रॉल सिम्टम पैदा करता है। इसी तरह से कई सारी नशे की गोलियों का इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे कि नींद की दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ लोग नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कुछ तत्व होते हैं जिनको हेलुसिनोजन कहते हैं, मतलब इनके प्रयोग से इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाती हैं जो कि वास्तव में उन समय प्रेजेंट नहीं होती। तो ये वाली चीज़ें, इनको खाट या फिर जो है पीसीपी या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हेलुसिनोजन की तरह, या मैजिक मशरूम, ये जो है चीज़ें। और नवयुवक खासकर जो है पार्टीज़ में या क्लब्स में इस तरह की नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इसका दिमाग पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसा नशे का सेवन करने के बाद वो लोग सीधे मानसिक रोग विभाग में काफ़ी गंभीर मानसिक अवस्था में हमारे पास लाए जाते हैं। एक और चीज़ है जिसके लिए जानकारी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि आजकल के कुछ ये नशा खासकर बच्चों और किशोरों में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको कि इनहेलेंट या सॉल्वेंट का नशा कहते हैं। तो ये बच्चे वो चीज़ें जैसे कि ग्लू है, थिनर है, पेट्रोल है, या फिर जो है आयोडेक्स है, इस तरह की चीज़ें जो कि जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक तरह की स्मेल होती है, उन चीज़ों को दुष्प्रयोग करते हैं, या तो सूंघ के कपड़े में लगा के, या फिर उसको किसी चीज़ पे लगा के, यहाँ तक कि खाते हुए भी उसका दुष्प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है नशे का, और इस नशे का सबसे ज़्यादा दुष्प्रयोग दिमाग पर ही होता है, और इससे दिमागी बीमारियां होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है इसके लिए भी जागरूकता ज़रूरी है, और इससे भी बच्चों को बचाए रखने के लिए कोशिश करी जानी चाहिए। क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कि कई बार स्कूलों में दूसरे लोग बता देते हैं कि ये तो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये तो केवल जो है इरेज़र है या फिर जो है वाइटनर है, इसको सूंघने से क्या होगा। शुरुआत इस छोटी तरह की चीज़ों से होती है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये इंसान के सामने आती है, और कई तरह के ऑर्गन जो है इंटरनल ऑर्गन उससे डैमेज हो जाते हैं। तंबाकू से हम सभी परिचित हैं, सबसे कॉमन नशा है ये, जो हमारी खासकर नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बेल्ट में किया जाता है। लेकिन तंबाकू भी एक ख़तरनाक तरह का पदार्थ है जो कि बहुत सारे तरह के नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, च्यू करते हैं, और कई तरह की ये बीमारियां और परेशानियां इंसान के लिए पैदा कर सकता है। फिर अल्कोहल के शराब और उससे संबंधित चीज़ें, ये भी कई तरह के नुकसान हमारे शरीर पे पहुंचाता है। और अब ये मेरी आखिरी स्लाइड है कि इन नशे की चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ में देखिए समाज में और भी कई तरह के नए खतरे पैदा हो रहे हैं। कि जो आप ट्रेडिशनल नशे देख रहे हैं, आजकल बहुत सारे जो ड्रग माफियाज हैं या फिर जो कई तरह के लोग हैं, वो लैबोरेटरीज़ में नए तरह के नशे बना रहे हैं, जो कि नशे इन ट्रेडिशनल नशीली चीज़ों से अलग हैं। तो ये इनको मेडिकल लैंग्वेज में न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कहा जा रहा है। ये एक बड़ा ग्रुप है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ख़तरनाक लगे, जो आपको पार्टी में दोस्त या कोई भी लोग, आप कई बार स्कूलों के सामने ऐसे लोग सेल करने की कोशिश करते हैं कि ये नई चीज़ है, मज़ा आएगा, लेकिन वो चीज़ें शुरुआत में बहुत सामान्य सी लग सकती है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी समस्या के रूप में इंसान के सामने आ सकती है, और उन नई नशीली तत्वों के बहुत ही खतरनाक दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नशे की लत लगने की संभावना हो या नुकसान करने की संभावना हो, उससे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इससे आप लोगों को मदद मिली होगी, और कुछ लोग जो है अपने मन में मतलब ज़रूर इस बात का प्रण कर रहे होंगे कि वो इस नशे की चीज़ों से दूरी बनाए रखेंगे,
और अपने आसपास के दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों, अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो लखनऊ की तरफ से मैं हमारे YouTube चैनल के सभी श्रोतागणों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा इस चैनल से जुड़े रहें। इसके साथ ही मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी साहब का NCB लखनऊ के सभी अधिकारियों और पूरे NCB परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में हमें ड्रग्स के प्रकार, ड्रग्स से हमारे शरीर, स्वास्थ्य और हमारी जीवन शैली पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और हमें समझाया कि कैसे हम इन दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये संदेश या NCB का ये संदेश सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं था। NCB लखनऊ इस बात की उम्मीद रखता है कि आप सभी इस संदेश को अपने परिवार तथा अपने मित्रों तक प्रचारित और प्रसारित करेंगे तथा उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि वो ना तो कभी ड्रग्स लें और ना ही कभी किसी अपने जान पहचान वालों को ड्रग्स लेने दें। इसके साथ ही मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल पे एक QR कोड दिया गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस QR कोड को स्कैन करें, जिससे आपको एक लिंक शो होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक ई-प्लेज लें, एक शपथ लें, जो उस लिंक को क्लिक करने के बाद आएगा। उस शपथ को लेने के बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपके नाम से भारत सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर QR कोड स्कैन नहीं हो पा रहा हो तो उसके साथ ही हमने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और लिंक को क्लिक करके शपथ लें और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इसके साथ ही एक बार पुनः मैं NCB लखनऊ के तरफ से डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी साहब का और सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को 26 जून को NCB लखनऊ द्वारा जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित किए जाने वाले कई सारे प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करने हेतु सुबह 6 बजे आमंत्रित करता हूं। आप सभी सुबह 6 बजे तक जनेश्वर मिश्र पार्क आएँ और उसमें साइक्लोथॉन, फन रन, इन सभी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और इस व्यापक मुहिम के साथ खुद को जोड़ें। धन्यवाद।